गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ PL सैनी, टीम बॉटनी CLCC का। तो दोस्तों बात हमारी चल रही थी, पिछले टर्न पे हमने बात की थी क्रूसीफेरी की। और क्रूसीफेरी में आपने डिस्कस किया था सबसे पहले उसका वितरण, उसके स्वभाव, पुष्पीय लक्षण, उसके बाद हमने उसके फल वगैरह देखे, पुष्प चित्र, पुष्प सूत्र की बात की। आज हम बात करते हैं उसके आर्थिक महत्व की। पिछले टर्न पे अपन ने आर्थिक महत्व छोड़ा था, तो हमारे पास फैमिली आती है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी, सरसों कुल, इसी की बात चल रही थी। अब इसमें बात कर रहे थे हम लोग आर्थिक महत्व की। आर्थिक महत्व देखिए, क्रूसीफेरी का आर्थिक महत्व एक अच्छा आर्थिक महत्व वाला पादप है, जिसमें भोजन, तेल, सारी चीजें हैं, सजावटी पादप, काफी कुछ मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास इसके अंदर भोजन। और भोजन के अंदर आप लोग बात करें तो सबसे पहला नेम आता है आपके पास सब्जियां। और सब्जियों के अंदर जो है फर्स्ट नेम आता है आपके पास मूली। मूली का नाम बॉटनिकल नेम है रेफेनस, रेफेनस सटाइवम। दूसरे नंबर पे आपके पास आया सलजम। सलजम का बॉटनिकल नेम हो गया आपके पास ब्रैसिका रापा, ब्रैसिका रापा। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास सब्जी के अंदर गोभी। और आप लोग जानते होंगे कि गोभी जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला नाम है आपके पास पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। और सारे जानते हो इसे, ये सबसे बड़ी कलिका है, लार्जेस्ट बड है, ठीक है। सबसे बड़ी कलिका में पत्ता गोभी को का नाम याद रखा जाता है। बॉटनिकल नेम है आपके पास इसका ब्रेसिका ओलिरेशिया, ओलिरेशिया। और इसकी वैरायटी जो है, किस्म जिसको अपन बोलते हैं, वो है कैपिटाटा, कैपिटाटा। तो ब्रेसिका ओलिरेशिया कैपिटाटा के नाम से जानी जाती है पत्ता गोभी। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है फूल गोभी। और दोस्तों ये चीज आपके 12th में भी बड़ी काम आनी है, ठीक है। तो रोगों के अंदर तो आपके पास आती है फूल गोभी। फूल गोभी का बॉटनिकल नेम, दोनों जीनस और स्पीसीज समान, ब्रेसिका ओलिरेशिया, ओलिरेशिया। और इसकी वैरायटी है बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। तो ये नाम आपको याद रखना। तो 2 गोभी हो गई आपके पास, पत्ता गोभी सबसे बड़ी कलिका, ब्रेसिका ओलिरेशिया कैपिटाटा। फिर आता है फूल गोभी, ब्रेसिका ओलिरेशिया बोट्राइटिस। और याद रखिए इसमें खाने योग्य भाग जो है, खाने योग्य भाग पुष्प क्रम होता है इसका, पूरा का पूरा पुष्प क्रम खाते हैं, और इसमें हम लोग कलिका खाते हैं। ये था हमारे पास भोजन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास तेल। तो तेल के लिए आपके पास इसमें एक प्लांट है सरसों, जो इसका प्रारूपिक सदस्य भी है सरसों, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस, कैम्पेस्ट्रिस। ये सरसों का बॉटनिकल नेम हो गया। फिर उसके बाद तेल के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है मसाले। और मसाले के अंदर राई जो है, नाम सभी जानते हैं आप लोग, राई। तो इसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका, ब्रेसिका नेपस, राई, काली राई को बोला जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास सजावटी पादप, सजावटी पादप। इसमें एक सजावटी पादप है, नाम है चांदनी। और इसको अपन कैंडी टफ्ट भी बोलते हैं। कई जगह इसका नाम आपको याद भी रखना होता है, कैंडी टफ्ट। बॉटनिकल नेम है आइबेरिस, आइबेरिस अमारा, आइबेरिस अमारा। दोस्तों ये जो है आपके पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना है, क्योंकि इस कुल में सभी पुष्प जो है वो त्रिज्या सम्मित होते हैं। इसका पुष्प एक व्यास सम्मित होता है। तो ये वाला एक व्यास
सममित पुष्प पाया जाता है, इसलिए इसका नाम कई बार हम पुष्प क्रम में याद रखते हैं। ये था आपके पास फैमिली क्रूसीफेरी। बात पूरी होती है यहाँ की हमारी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अगला, क्रूसीफेरी के बाद नेम आया आपके पास लिलिएसी, लास्ट कुल लिलिएसी। लिलिएसी, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा बात पे। लिलिएसी लिली कुल को प्रदर्शित करता है। इसका जो डोमिनेंट सदस्य है या रिप्रेजेंटेटिव जो सदस्य है वो है लिली, इसलिए हम लोग इसको लिलिएसी नेम देते हैं। एक बीजपत्री कुल है, ये वाला एक बीजपत्री कुल है। केवल आपके पास जितने भी थे उनमें सारे अब तक डाइकोट्स थे, मात्र आपको एक यही याद रखना है, एक बीजपत्रियों में। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, वो है इसका वितरण। तो वर्ल्ड वाइड है, सब जगह मिलता है। स्वभाव से बात कर लेते हैं। तो स्वभाव सामान्यतः पादप कैसे होते हैं? शाकीय प्रवृत्ति के होते हैं, शाकीय प्रवृत्ति के होते हैं। एक वर्षीय भी हो सकते हैं जिनका जीवन काल एक वर्ष में पूरा होता है, बहुवर्षीय भी हैं, ठीक है, बहुवर्षीय भी होते हैं। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है स्वभाव के बाद कायिक लक्षण। कायिक लक्षणों में पहला नेम आप ध्यान दीजिएगा, हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि कायिक लक्षणों में हमें सबसे पहले पादप के कायिक भागों की बातें करनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जड़, तना और पत्ती। तो इसकी व्यवस्था देखते हैं कि इसमें जड़ें किस तरीके की हैं, पत्तियां किस तरीके की हैं और तना उपस्थित है तो किस तरीके का। तो बात पे ध्यान दीजिएगा। आपके पास आता है कायिक लक्षण मूल। देखिए आपने एक पॉइंट नोट किया है ये वाला, और याद रखिएगा एक बीजपत्रियों में मुसला मूल सामान्यतः अनुपस्थित होती है। मैंने कहा सामान्यतः अनुपस्थित होती है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, मूल तंत्र जो है वो कैसा होगा, रेशेदार मूल तंत्र पाया जाता है, रेशेदार मूल तंत्र होता है। इसी के साथ आप इसमें अपस्थानिक भी बोल सकते हो कि अपस्थानिक मूल तंत्र पाया जाता है। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे आपके पास आता है तना। तना जो है या तो अनुपस्थित होता है, उपस्थित हो तो कई बार भूमिगत होता है, कुछ पादपों में वायवीय होता है। तो तना प्रमुख रूप से प्रमुखतया भूमिगत प्रकंद, घनकंद या शल्ककंद के रूप में पाया जाता है, शल्ककंद के रूप में पाया जाता है। कोल्चिकम ऑटमनेल में घनकंद होता है और प्याज में और जो है लहसुन उसके अंदर शल्ककंद होता है, ठीक है। इसके बाद आता है पत्तियां। पत्तियां या तो मूलज होती हैं, मूलज का मतलब होता है सीधा मूल से उत्पन्न होने वाली। आप लोगों ने देखा हो तो प्याज जो होता है ना, प्याज में ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये तना अत्यंत राशित होता है और यहाँ से जड़ें निकलती हैं, तो ये ऐसे पत्तियां विकसित होती हैं। आप कह सकते हो कि ये वाला जो पार्ट होता है ना सीधा मूल से अराइज हो रहा है, तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि पत्तियां मूलज प्रवृत्ति की होती हैं। इसके पश्चात या तो सरल होती हैं, सरल एकांतरित होती हैं, एकांतरित होती। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है पत्तियां कई बार मांसल हो जाती हैं, मांसल हो सकती हैं, जैसे प्याज में, लहसुन में और ग्वारपाठ। ग्वारपाठ इसमें खाद्य संग्रह के कारण मांसल मोटी पत्तियां हो जाती। तो ये था हमारे पास पत्तियों का। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है आपके पास पुष्पीय लक्षण। तो पुष्पीय लक्षणों में सबसे पहला देखिएगा आप पुष्प क्रम किस तरीके का हो सकता है, तो नेम आता है पुष्प क्रम।
देखिए सामान्यतः या तो इसमें एकल होता है, आपकी एनसीईआरटी कहती है ससीमाक्षी होता है, लेकिन वास्तव में ससीमाक्षी नहीं होता, इसमें अम्बेल जो होता है ना, अम्बेल उसका कंपाउंड होता है। तो आप ये कह सकते हो कि छत्रक का यौगिक पुष्पक्रम पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है। ये बात हुई हमारी पुष्पक्रम की। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास पुष्प। देखिए पुष्प होता है पूर्ण, त्रिज्या सम्मित, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, द्विलिंगी, जायांगधर, जायांगधर, त्रितयी, त्रितयी और चक्रिक। लक्षण पूरे हुए। इसके बाद आपके पास पहला लक्षण आता है इसका पुष्प का, वो है परिदल पुंज, परिदल पुंज। छह परिदल, 3+3 के 2 चक्रों में विन्यासित, चक्रों में विन्यासित, रंगीन, संयुक्त या स्वतंत्र कोर स्पर्शी विन्यास, कोर स्पर्शी विन्यास। इसके पश्चात आपके पास आता है पुमंग, पुमंग, 6 पुंकेसर, 6 पुंकेसर, 3+3 के 2 चक्रों में, चक्रों में स्वतंत्र परंतु, स्वतंत्र परंतु परिदलों से संयुक्त होते हैं, परंतु परिदलों से संयुक्त। इस अवस्था के लिए आप लोग वर्ड यूज करेंगे परिदल लग्न, परिदल लग्न। इसके पश्चात लास्ट आता है आपके पास जायांग, जायांग, त्रिअंडपी, त्रिअंडपी, संयुक्तांडपी, संयुक्तांडपी, त्रिकोष्ठीय अंडाशय, अक्षीय बीजांडन्यास, अक्षीय बीजांडन्यास। दोस्तों हर एक बात को हम थोड़ा डिस्कस करें तो जरा सा देखिएगा। या तो पुष्प एकल होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लिली प्लांट को देखा होगा, लोग घरों में लगाते हैं और उसमें से एक स्कैप निकलता है। प्याज के अंदर देखा हो तो आपने कभी, पहले गोल गोल पत्तियां होती हैं और प्याज में क्या कंडीशन आती है, प्याज में ये वाला है योग, छत्रक का यौगिक, जबकि लिली के अंदर अकेला होता है, एकल होता है। तो आप देखिएगा प्याज में क्या कंडीशन होती है, ये पुष्प, ये प्याज है, ये इसकी पत्तियां होती हैं और आपने देखा होगा कि वायवीय पत्तियां गोल होती। जनन काल के दौरान यहाँ से एक गोलाकार बेलनाकार संरचना निकलती है, इसको नेम दिया जाता है स्कैप। और इस स्कैप के ऊपर यहाँ पे और जो है ना पुष्पक्रम जो विकसित होता है वो ऐसे छत्रक के रूप में होता है, ठीक है, छाते के जैसा। तो ये छत्रक का यौगिक होता है, मतलब एक से ज्यादा पुष्पक्रम एक ही वृंत के ऊपर विकसित हो जाए तो ऐसे को कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस बोला जाता है, यौगिक पुष्पक्रम बोला जाता है। तो इसमें छत्रक का यौगिक होता है। ये तो थी हमारे पास पहली बात। इसके बाद आता है पुष्प।
देखिए मैंने आपको ये बात कही थी कि 4 चक्र उपस्थित हो, चारों चक्र उपस्थित हो तो पुष्प को पूर्ण माना जाता है। परंतु उसी के साथ मैंने आपको एक बात और भी बताई थी दोस्तों, और वो ये थी कि यदि नर और मादा दोनों जननांग एक ही पुष्प में हैं तो हम उसे पूर्ण मान लेते हैं, चाहे बाकी के सहायक चक्रों में कोई एक हो चाहे दोनों। तो यहां पर क्या होता है, इस पुष्प में जायांग और पुमंग दोनों पाए जाते हैं, इसलिए पुष्प को पूर्ण बोला जाता है। इसको दो या दो से अधिक तलों में काटा जाए तो पुष्प जो है 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, इसलिए नाम रखा जाता है त्रिज्या सम्मित। इसके पश्चात आता है दोनों लैंगिक अंग उपस्थित हैं तो द्विलिंगी, और अंडाशय से ऊर्ध्ववर्ती होता है इसलिए इसको बोला जाता है जायांगधर। आप हमारी बात कई बार हो चुकी है, ये आपके पास है थैलेमस, ये है अंडाशय, और यहां से बाकी के चक्र विकसित होते हैं इस तरीके से ऐसे। तो ऐसी व्यवस्था के लिए हमने वर्ड यूज किया था जायांगधर, याद होगा आप लोगों को इस तरीके से। तो अंडाशय जो है ऊर्ध्ववर्ती होता है, जायांगधर होता है। इसके पश्चात इसमें जितने भी पुष्पीय अवयव हैं वो 3 या 3 के गुणा में पाए जाते हैं। मैंने आपको कहा था, एक बात बताई थी पिछले टर्न पे कि आपके पास क्या है, 3 तरीके के पुष्प हैं, मोस्टली 3 तरीके के पुष्प माने जाते हैं। एक होता है मतलब जैसे 3 बाह्य दल, 3 दल, 3 पुंकेसर, ठीक है, तो इसको त्रितयी बोलेंगे। अब मान लीजिए ये 3 या 3 के गुणा में है, जैसे मान लीजिए ये 3 थे, ये 6 हैं, तो उस कंडीशन में भी अपन इसको त्रितयी बोलेंगे। तो 3 या 3 के गुणा में हो तो त्रितयी। और ये त्रितयी जो होता है ना, एक बीजपत्रियों का लाक्षणिक लक्षण है। त्रितयी पुष्प एक बीजपत्रियों में पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी। फिर अब था हमारे पास 4 या 4 के गुणा में, जैसा कि अपने क्रूसीफेरी में देखा था आपने, दल 4 थे, बाह्य दल 4 थे, दल 4 थे, पुंकेसर 6 थे, तो 4 और 4 के गुणा में थे ना, इसलिए उसको चतुर्थयी पुष्प बोला हमने। और आपने फैबेसी पढ़ी, आपने सोलोनेसी पढ़ी, दोनों में 5 और 5 के गुणा में थे, इसलिए उसको पंचतयी बोला जाता है। तो चतुर्थयी और पंचतयी द्विबीजपत्रियों का लाक्षणिक लक्षण है, और त्रितयी एक बीजपत्रियों का लाक्षणिक लक्षण है। ये समूह कैसा है, एक बीजपत्री है, इसलिए पुष्प कैसा है, त्रितयी होता है। सारे के सारे पुष्पीय चक्र जो है वो चक्रों में विन्यासित होते हैं, इसलिए इसको चक्रिक बोला हमने। तो ये था आपके पास पुष्प का लक्षण। इसके पश्चात हमारे पास नेक्स्ट आता है परिदल पुंज। देखिए एक नया नाम आया आपके पास, इंग्लिश में बोला जाता है इसको पेरियंथ, और इसको हमने वहां पर पुष्प में भी डिस्कस किया था। दोबारा बता देता हूं, जब बाह्य दल और दल का विभेदन ना किया जा सके तो ऐसे चक्र के लिए हम लोग परिदल वर्ड यूज करते हैं, परिदल पुंज। पूरे चक्र के लिए एक सदस्य को आप नाम देते हो परिदल, और परिदल को इंग्लिश में बोला जाता है टैपल, ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना। तो इसमें टैपल कितने होते हैं, 6, परिदल कितने होंगे, 6, 3 और 3 के 2 चक्रों में, मतलब 3 बाहर वाले चक्र में, 3 अंदर वाले चक्र में। जैसा कि हमने क्रूसीफेरी में बाह्य दल को देखा था, 2 बाहर वाले में थे, 2 अंदर वाले में थे, तो इसमें टोटल 6 होते हैं, पर 2 चक्रों में विन्यासित होते हैं। कलरफुल होते हैं, या तो स्वतंत्र हो सकते हैं या आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, और कोर स्पर्शी विन्यास होता है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो संयुक्त होता है वो मुख्यतः कोर स्पर्शी विन्यास को प्रदर्शित करता है। फिर आता है पुमंग, पुंकेसर भी इसमें 6, क्योंकि बाह्य दल और दल का तो हमें पता नहीं चल रहा, इसलिए हमने वर्ड एक सिंपल यूज कर लिया, क्या, परिदल पुंज। तो परिदल पुंज का मतलब ही बाह्य दल और दल दोनों हो गया, और आप इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करोगे, पी से करोगे पुष्प सूत्र में। अब आता है हमारे पास पुमंग, पुंकेसर कितने हैं, 6, ये भी 2 चक्रों में विन्यासित हैं, 3 बाहर वाले चक्र में, 3 अंदर वाले चक्र में, तो 6 होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र होते हैं लेकिन दलों परिदलों के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो परिदल लग्न होते हैं, ये वाली कंडीशन होती। फिर जायांग त्रिअंडपी होता है, 3 अंडप होते हैं, तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो संयुक्तांडपी है, 3 कोष्ठक होते हैं, चैम्बर 3 होते हैं, और अंडाशय जो है ना ऊर्ध्ववर्ती होता है, और अक्षीय बीजांडन्यास
पाया जाता है। ये इसके पुष्प के लक्षण हो गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसी के अंदर फल। फल, फल की बात आप करो तो इसके अंदर मुख्यतः कैप्सूल मिलेगा, कैप्सूल होता है, कभी कभी बेरी भी हो सकता है, कभी कभी बेरी भी पाया जा सकता है, रेयरली होता है, बस ये इतना से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है आपके पास पुष्प सूत्र, बना के देखिएगा। ध्यान दो, आपने पुष्प में एक बात कही थी कि पुष्प कैसा है, त्रिज्या सममित है, तो त्रिज्या सममित है तो निशान ये लगेगा त्रिज्या सममित। फिर पुष्प कैसा था, द्विलिंगी था, तो अपन उसकी लिंगता को प्रदर्शित करते हैं दूसरे नंबर पे, द्विलिंगी। फिर उसके बाद क्या था, पी आए थे आपके पास, याद होगा, पी परिदल। या तो ये ऐसे हो सकते हैं 3+3, या फिर आप ऐसे भी हो सकते हैं 3+3 लेकिन आपस में जुड़े हुए, तो दोनों अवस्थाएं दर्शा सकते हो। लेकिन किसी एक पादप का देना हो तो इनमें से एक को चुनना होगा। फैमिली की बात कर रहे हैं तो दोनों की बात कर रहे थे, P3+3 या ब्रैकेट में 3+3। ए जो होता है ना वो हमेशा स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इनको कभी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, और ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको टोपी लगानी पड़ेगी। और जी कितने हैं, 3 हैं, संयुक्तांडपीय हैं और ऊर्ध्ववर्ती हैं। तो ये आपके पास इसका फार्मूला बन गया। ठीक, अब आता है इसका पुष्प चित्र। तो पुष्प चित्र की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसके अंडाशय को बनाइएगा। ये इसका अंडाशय हो गया। अंडाशय आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखा था त्रिअंडपी होता है, तो त्रिअंडपी हो गया। ये इसका बीजांडासन हो गया, और ये इसके ऊपर बीजांड लगे हुए हैं, अक्षीय बीजांडन्यास। भैया मैंने आपको बताया था, याद रखना, हम पुष्प चित्र से बीजांडन्यास का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका बीजांडन्यास, अक्षीय प्रकार का। इसके बाद आपके पास टोटल कितने हैं, ये 6 पुंकेसर हैं। पुंकेसर हम बाद में बनाते हैं, पहले हमारी बात आती है इसके परिदल की।
ये हो गए इसके परिदल। अब देखिएगा ये अंदर वाले 3 पुंकेसर, ठीक है, इस तरीके से, और ये इससे जुड़े हुए, और बाहर वाले 3 पुंकेसर ये इनके साथ जुड़े हुए। दरअसल इसके अंदर एक नाम पढ़ा जाता है, एक डिप्लोस्टेमिनस होता है, एक ऑफ डिप्लोस्टेमिनस होता है। दोस्तों 2 नाम और होते हैं। ये इसका पुष्प चित्र हो गया, ये इसका मदर एक्सिस हो गया। तो जरा सा देखना, दरअसल क्या है, डिप्लोस्टेमिनस का मतलब होता है जब पुंकेसर 2 चक्रों में व्यवस्थित हो और अंदर वाला चक्र दलों के अंदर वाले चक्र के सामने और बाहर वाला चक्र बाहर वाले दलों के सामने स्थित हो, तो इसे डिप्लोस्टेमिनस बोला जाता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें अंदर वाला जो चक्र होता है वो तो बाहर वालों के सामने, और बाहर वाला जो अंदर वाले दलों के परिदलों के सामने होता है। इसको ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन कहते हैं। तो इसमें ऑफ डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन होती है 6 पुंकेसर। तो ये तो हो गए इसके पुंकेसर, ठीक है। और ये अंदर वाला चक्र है, ये देखिएगा अपन यदि इसको मिलाएं तो ये अंदर वाला चक्र बनता है ऐसे, और ये बाहर वाला चक्र है जिसके अंदर पुंकेसर जो है वो बाहर की तरफ स्थित है। तो दोस्तों ये था इसका पुष्प चित्र। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पुष्प चित्र के बाद आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व क्या है इसका, तो जरा सा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आर्थिक महत्व। पहला नेम आएगा आपके पास भोजन। तो भोजन के अंदर इसमें आपके पास पहला नेम आएगा प्याज का, ऑनियन। बॉटनिकल नेम है एलियम सिप्पा। दूसरे नंबर पे लहसुन, इसका भी बॉटनिकल नेम एलियम सटाइवम। ये तो हो गए आपके पास भोजन। इसके बाद पश्चात आपके पास दूसरे नंबर पे आता है औषधि। औषधि के अंदर पहला नेम आता है आपके पास एलोवेरा, ग्वार पाठा। ग्वार पाठा भी बोलते हैं इसको, और घी कुंवार भी बोलते हैं, घी कंवार। बॉटनिकल नेम है इसका एलोवेरा, एलोवेरा। इसके बाद एक होता है एल्केलॉइड। एल्केलॉइड हिंदी में बोलते हैं इसको शराब। इसके अंदर आपके पास एक अच्छा नाम आता है कॉल्चिकम। कॉल्चिकम दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है, कॉल्चिकम ऑटमनेल के घनकंद से, के घनकंद से कोल्चिसिन, कोल्चिसिन प्राप्त की जाती, जो समसूत्री विष का कार्य करती। ये हो गया एल्केलॉइड, जो आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा भी है। इसके पश्चात नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी में सजावटी पादप। सजावटी पादप, सजावटी पादपों में सजावटी पादप, इसमें पहला नेम आता है ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा, इसको लिली बोला जाता है, ये लिली का बॉटनिकल नेम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ट्यूलिप। ट्यूलिप, इसका नाम भी ट्यूलिपा ही है, ठीक है। तो ट्यूलिप, ये 2 प्लांट हो गए आपके पास ऑर्नामेंटल। फिर एक और नाम आता है सब्जी। सब्जी में आपकी बुक कहती है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस, इसको हिंदी में बोला जाता है सतावर,
और इसकी जड़ें पुलकित मूल होती हैं, अंतिम सिरे जो है वो खाद्य संग्रह कर लेते हैं, जिनको उबालकर सब्जी बनाई जाती है। तो ये हो गया आपके पास एस्पेरेगस। दोस्तों ये था हमारे पास फैमिली का कार्यक्रम जो यहाँ के पूरा होता है। तो यहाँ की आपकी प्लांट मॉर्फोलॉजी सेकंड कंप्लीट हो जाती। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो नाम आता है आपके पास, पहला क्वेश्चन है बेलाडोना, बेलाडोना, शतावर, पिटूनिया, पिटूनिया, सेम, सेम, सरसों, मटर, सलजम, सोयाबीन, ल्यूपिन, ल्यूपिन और एक नेम और लिख देते हैं इंडिगोफेरा। उपरोक्त में से कितने पादपों में द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं? पुंकेसर पाए जाते हैं। पहला नेम आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ऑप्शन है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। पहले में कर देते हैं अपन 8, दूसरे में कर देते हैं 7, तीसरे में 5, चौथे में 6। तो जरा सा देखिएगा, द्विसंगी का मतलब होता है पुंकेसर 2 समूहों में विन्यासित हो। और याद करो आप लोगों ने पढ़ा भी था ससंजन के अंदर, जब पुंकेसर के पुतंतु आपस में जुड़ जाते हैं तो संघीयता प्रदर्शित होती है। और संघीयता के आधार पर अपन ने पादपों को 3 समूह में रखा था। एक संघी था, एक संघी में क्या होता है, सारे पुष्प मतलब पुष्प के सारे पुंकेसर एक समूह में बंधित हो जाते हैं। इस कंडीशन को मोनोएडेल्फस एक संघीयता कहा जाता है। ये भिंडी कुल का लाक्षणिक लक्षण है, गुड़हल या भिंडी का। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है द्विसंगी 2 समूहों में। तो मटर कुल का काम था ये। मटर में 9 एक समूह में होते हैं, एक अलग से होता है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं द्विसंगीयता। और तीसरी कंडीशन थी बहुसंगीयता, जिसमें अलग अलग समूह बनते हो, और नींबू इसका लक्षण था। तो आप देखिएगा सरसों और आपके पास सलजम, ये 2 तो हो गए क्रूसीफेरी के। पुंकेसर जो है इसमें भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं, संघीयता प्रदर्शित नहीं करते, तो स्वतंत्र है। फिर आप बात करें बेलाडोना, ये है किसका, सोलोनेसी का। इसमें भी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, 5 पुंकेसर अलग रहते हैं। शतावर लिलिएसी कुल का है, जिसके अंदर 6 पुंकेसर और 2 चक्रों में अलग अलग व्यवस्था। पिटूनिया सोलोनेसी का, ठीक है। और बच गए अब आपके पास, वो आंसर हो गया। तो पहला है आपके पास सेम, दूसरे पे ल्यूपिन, सोयाबीन, मटर और इंडिगोफेरा। ये 5 मेंबर जो हैं वो किसके हैं, लेग्यूमिनोसी कुल के। और फैबेसी में द्विसंगीयता अवस्था पाई जाती है। आंसर हो गया हमारा 3rd। दोस्तों इसकी जगह पे अगला ये भी पूछ सकता है कि जैसे एक समूह बनाएगा, ऐसे डायग्राम देगा आपको इस तरीके का, ऐसा ये एक पुंकेसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से ये व्यवस्था दर्शा देता है। तो अगला कहता है कि पुंकेसरों की ये व्यवस्था किस में पाई जाती है। तो ये क्या है, 2 द्विसंगी हो गई ना, ये 9 तो एक समूह में है और ये एक अलग है, तो द्विसंगीयता है। ये वाली भी, इसी का भी सेम आंसर हो जाता। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है आपके पास,
क्वेश्चन है शतावर, ल्यूपिन, इंडिगोफेरा, लिली, पिटूनिया, बेलाडोना, बेलाडोना, एलोवेरा, एलोवेरा, स्वीट पी, स्वीट पी, उपरोक्त में से कितने पादप सजावटी महत्व के? क्वेश्चन पूछा तो देखो, नंबर 1 लेग्यूमिनोसी का सजावटी पादप, और ये भी लेग्यूमिनोसी का सजावटी पादप 2। इसके बाद ये वाला लिलिएसी कुल का सजावटी पादप लिली, और उसके पश्चात पिटूनिया सोलोनेसी कुल का सजावटी पादप। बात खत्म हुई, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। आंसर कितना है? 4 है या 3? हाँ 4, तो 4 नाम है, याद रख। चलिए जी, अगला ये क्वेश्चन, है आपके पास दो पुष्प जो पंचतई अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती दशा दर्शाते हैं, यदि इनमें पुष्प ए असंख्य एक संघी पुंकेसर जबकि पुष्प बी स्वतंत्र पुंकेसर धारण करता है, तो ये क्रमशः निम्न में से कौन से पादप के हो सकते हैं? फर्स्ट है आपके पास, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ए तो है आपके पास यहां पर मटर, और बी है आपके पास गुड़हल। ए है आपके पास गुड़हल और बी है आपके पास धतूरा। फिर आपके पास ए है आपके पास धतूरा और बी है आपके पास मटर, और चौथे में ए है आपके पास गुड़हल और बी है आपके पास भिंडी। जरा सा देखिएगा, पंचतई पुष्प, ध्यान दे देना आप लोग। यदि आप सोलोनेसी कुल का और पुष्प सूत्र और मालवेसी का पुष्प सूत्र देखें तो लगभग दोनों एक जैसे नजर आते हैं। उसमें भी क्या होता है, K5 हैं, C5 हैं,
A1 में इनफाइनाइट हैं, G2 हैं, और मालवे सोलोनेसी में भी क्या होता है, K5 हैं, C5 हैं, A5 हैं और G2 हैं। मतलब 2 to 5 कुछ भी हो सकता है इसमें, ऐसी कंडीशन आ जाती। दोनों की अंडाशय से ऊर्ध्ववर्ती है, आपने लिखा हुआ भी है, ये रहा। लेकिन एक के अंदर पुष्प जो है एक असंख्य और एक संघीय है। मतलब ये वाली कंडीशन जो देखोगे आप लोग, ये मिलेगी आपको मालवेसी में, और ये वाली कंडीशन मिलती है आपकी किसके अंदर, जो है सोलोनेसी में। सोलोनेसी में ये इसके साथ जुड़े हुए जरूर हो सकते हैं, आपस में स्वतंत्र होते हैं, तो हमें उनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं। इसमें कहा कि पुष्प पंचतयी है, दोनों के अंदर पंचतयी होता है पुष्प। दूसरे नंबर पे कहा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, दोनों में अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, यहां तक बात कॉमन है। फिर इसमें ए में असंख्य पुंकेसर हैं और बी के अंदर स्वतंत्र पुंकेसर हैं जिनकी संख्या कम है। ठीक है, तो यहां पर आते आते हमें क्या होता है, मतलब पता चल जाता है कि ए जो है वो भिंडी कुल को प्रदर्शित कर रहा है और बी जो है वो आलू कुल को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां पर ए मटर नहीं हो सकता क्योंकि गुड़ल उल्टा बोल दिया अपन ने, इसलिए पहला नहीं जा सकता। दूसरी कंडीशन देखिएगा, ए में गुड़ल है, असंख्य है, सही है, और बी धतुरा, ये भी क्या है, सोलोनेसी को बिलोंग करता है और आलू कुल का सदस्य है, इसलिए ये सही हो गया। ए के अंदर बोला धतुरा, उल्टा बोल रहे हैं, ठीक है, मटर हो नहीं सकता, ये भी गलत है। और ए में गुड़ल, यहां तक तो सही है, और भिंडी भी इसी कुल का सदस्य है, इसलिए बी वो नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास क्या आया, सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है अपना, क्वेश्चन है एक पुष्प में अंडाशय की स्थिति को इसके पुष्प चित्र में पुष्प सूत्र में जी से प्रदर्शित किया जाता है, यह निम्न में से कौन से पादप समूह से संबंधित हो सकता है। पहला देखिएगा, फर्स्ट आता है हमारे पास ये वाला, भिंडी, आलू और मटर। दूसरा आता है आपके पास धतूरा, अमरूद और खीरा। तीसरा आता है हमारे पास आलू, अमरूद और आम। और चौथा आता है हमारे पास अमरूद, खीरा और कद्दू, सूरजमुखी लिख देते हैं, सूरजमुखी। तो बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपने यदि जी को ऐसे प्रदर्शित किया तो अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है, यदि आपने जी को इस तरीके से प्रदर्शित किया तो अंडाशय अधोवर्ती है। तो ये अधोवर्ती अंडाशय की बात कर रहा है, और अधोवर्ती अंडाशय के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया हुआ है, या तो आप पूरा का पूरा ककड़ी कुल याद रखें, अमरूद को याद रखें और सूरजमुखी कुल को याद रखें। तो तीनों के अंदर अधोवर्ती अंडाशय होता है, और ये वाली कंडीशन आपको चौथे में मिल रही है। सूरजमुखी कुल, खीरा और अमरूद, इनके अंदर क्या कंडीशन मिलेगी, अधोवर्ती अंडाशय।
बाकी इसमें धतूरा ऊर्ध्ववर्ती है, इसमें भिंडी आलू मटर तीनों ऊर्ध्ववर्ती हैं, इसमें ये ऊर्ध्ववर्ती है, ये ऊर्ध्ववर्ती है, और इसमें सारे अधोवर्ती। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, एक पुष्प सूत्र में दल व पुमंग की स्थिति, पुंज लिख देते हैं, चलो, दलपुंज व पुमंग की स्थिति C5A5 से प्रदर्शित की जाती है, तो यह दर्शाता है, पहला ऑप्शन है एपीफिलस, एपीफिलस कंडीशन, हिंदी में बोलेंगे इसको परिदल लग्न या बाह्यदल लग्न। दूसरा एपीपेटलस कंडीशन, या दूसरे नंबर पे बोलेंगे आप इसको दल लग्न स्थिति। तीसरे नंबर पे बोलेंगे इसे जी गाइनेंड्रस, और फोर्थ बोलेंगे नन ऑफ दीज। तो दोस्तों देखिएगा क्या आ सकता है इसमें। भाई सी का मतलब है कोरोला, मतलब दल, और ए का मतलब है पुमंग, तो पुमंग दल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन एपीपेटलस कह देते। तो आंसर आ जाएगा दल लग्न। इसके पश्चात एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं इस बार आपसे, क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ए है क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी कुल में औषधीय पादप अधिकता से होते हैं। बी लिलिएसी में फल सामान्यतया बेरी होता है। सी सोलेनेसी के बीज सामान्यतया भ्रूणपोषी होते हैं। डी है फैबेसी द्विसंघीयता का उदाहरण है, और ई त्रिअंडापी अंडाशय
आभासी पट्ट बनने के कारण विकसित होता है। कितने कथन सही नहीं हैं? दोस्तों, कहना ये चाहता है कितने कथन गलत सही नहीं है, ये पूछा। क्रूसिफेरी कुल में औषधीय पादपों की अधिकता होती है, पूर्णतः गलत बात। इस समूह में सामान्यतः औषधीय पादप अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते। इसके बाद तो ये रॉन्ग हो गया। लिलिएसी में फल सामान्यतः बेरी होता है, सामान्यतः कैप्सूल होता है, कभी कभी बेरी होता है, तो सामान्यतः का मतलब हमेशा थोड़ी है। तो ये इसकी वजह से, सामान्यता की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर आता है सोलेनेसी के बीज सामान्यतः भ्रूणपोषी होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, एंडोस्पर्मिक होते हैं, बचा रह जाता है। फैबेसी में द्विसंगीयता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और आभासी पट रेपलम होता है और उसकी वजह से अंडाशय द्विकोष्ठी होता है, ना कि त्रिकोष्ठी है। ये तो प्रारंभ से ही होता है, किसके अंदर? लिलिएसी में। तो कितने कथन सही नहीं है? 3 सही नहीं, तो आंसर आ जाएगा 3। एक क्वेश्चन आपके पास ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। निम्न में से सही सुमेलित को पहचानिए। ये क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट है आपके पास बेलाडोना, औषधीय पादप, और फैबेसी। नंबर 2 अगला हो गया आपके पास कॉल्चिकम, औषधीय पादप, लिलिएसी। फिर तीसरे नंबर पे आपके पास आया इंडिगोफेरा, सजावटी पादप, फैबेसी। और चौथे नंबर पे आपके पास आया ग्लोरियोसा, सजावटी पादप और लिलिएसी। 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने इसमें। देखिए बेलाडोना यहां तक सही है, और औषधीय पादप यहां तक भी सही है, पर फैमिली सोलोनेसी होती है, ना कि फैबेसी, तो रॉन्ग हो गया। कोल्चिकम यहां तो बात ठीक है, लेकिन औषधीय नहीं है, एल्केलॉइड होता है। और पादप लिलिएसी का ये सही है, लेकिन इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। तीसरी कंडीशन इंडिगोफेरा, ये बात भी सही है, मेंबर फैबेसी का ये भी सही है, बट सजावटी पादप की जगह पे गलत हो गया। तो रंजक प्रदान करने वाला पादप होता है, इसलिए ये भी गलत होता है। और लास्ट आता है आपके पास ग्लोरियोसा, लिली का बोटनिकल नेम है, सजावटी पादप है और लिलिएसी का है, ये सही हो गया। तो हमारे पास आंसर हो गया 4th। तो ये हमारे पास 1 पॉइंट हो गया। फिर इसके बाद अगला एक छोटा सा क्वेश्चन और।
पॉइंट है ए आपके पास, लिलिएसी में तना भूमिगत कंद प्रकंद होता है। बी पॉइंट कहता है आपको लिलिएसी एक बीजपत्रियों का एक बड़ा कुल है, एक बड़ा कुल है। सी कहता है ये आपको कॉल्चिकम ऑटमनेल के प्रकंद से प्राप्त कॉल्चिसीन बहुगुणिता उत्पन्न करती है। डी प्याज व लहसुन में पर्णिल पत्तियों का आधारी भाग मांसल व खाने योग्य होता है, खाने योग्य होता है। और ई लिलिएसी के एलोवेरा व अगेव पादप बहुवार्षिक शाक हैं। कुछ नई इंफॉर्मेशंस देने की कोशिश की मैंने आपको यहां पर। पहला पॉइंट है लिलिएसी में तना भूमिगत कंद या प्रकंद होता है। बेटा कंद या प्रकंद नहीं होता, घनकंद या प्रकंद, मतलब कंद या तो शल्क कंद और घनकंद की अधिकता होती है, कभी कभी प्रकंद होता है और कंद तो सामान्यतः अनुपस्थित होता है। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरे नंबर पे आपको ये कहता है लिलिएसी एक बीजपत्रियों का एक बड़ा कुल है। लिलिएसी बड़ा नहीं है, ग्रैमिनी कुल सबसे बड़ा होता है। तो यहां एक की बजाय सबसे बड़ा कर देते हैं अपन, सबसे बड़ा कुल है, तो रॉन्ग हो जाएगा। अगला है कोल्चिकम ऑटमनेल के प्रकंद से प्राप्त कोल्चिसीन बहुगुणिता उत्पन्न करती है। ये कथन सत्य हो जाता यदि यहां पे हम प्रकंद की जगह घनकंद रख देते, तो ये प्रकंद की वजह से गलत हो रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। प्याज व लहसुन में पर्णिल पत्तियों का आधारी भाग मांसल व खाने योग्य होता है, बिल्कुल सही बात है। पर्णिल पत्तियां जो है वो अपने आधारीय भाग में खाद्य संचय करके मांसल हो जाती हैं और वो हमारे खाने के काम में आती। फिर आता है लिलिएसी के एलोवेरा, घी कमार जिसको अपन बोलते हैं, ग्वार पाठा, एक बार लगा दो कई साल तक टिका रहता है। और एक रामबांस होता है अगेव, वो भी ऐसा ही होता है, जो आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान वगैरह होते हैं उनमें कुछ क्षेत्र बड़े बड़े से पौधे खड़े रहते हैं, कांटे से होते हैं उसके ऊपर, तो वो अगेव अमेरिकाना के नाम से जाना जाता है। तो दोनों पॉइंट सही है। प्याज और लहसुन में पत्तियां खाने योग्य होती हैं और लिलिएसी और एलोवेरा में एलोवेरा और अगेव में पादप जो है वो बहुवार्षिक होता है। तो खाली पड़ी हुई जगह पे अगेव अमेरिकाना मिल जाता है आपको आराम से। मिट्टी ना कटे इसके लिए उसको क्या करते हैं, सुनसान निर्जन स्थानों पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये अगेव अमेरिकाना ये था हमारे पास। तो इसमें अगला पूछता है सही कथन कितने हैं, तो आंसर 2, और पूछे गलत कथन कितने, तो आंसर 3। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। सामान्यतया रंजक प्रदान करने वाला
रंजक प्रदान करने वाला कुल है। पहला देते हैं आप फैबेसी, दूसरा नाम देते हैं आप सोलेनेसी, तीसरा नेम दे देते हैं आप लिलिएसी, और चौथा नेम दे देते हैं आप यहाँ पर क्रूसीफेरी। क्योंकि आपने चार ही पढ़े तो चारों नाम रख दिए हमने। तो देखिए रंजक दोस्तों, ना तो आपको सोलोनेसी में कोई प्लांट ऐसा था जिससे आपको रंग प्राप्त हुआ था, ना आपके पास क्रूसीफेरी में कोई ऐसा पादप है जिसमें रंजक प्राप्त हुआ हो, और ना लिलिएसी में ऐसा कोई मेंबर था जो रंजक प्रदान करता है। फैबेसी जो है उसके अंदर एक नेम आया था आपके पास इंडिगोफेरा, इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, इससे नील प्राप्त की जाती थी। आजकल तो नील जो है ना केमिकल से बनती है, अल्ट्रामरीन वगैरह होते हैं, और इंडिगोफेरा से नील प्राप्त की जाती थी। इसी समूह में एक पादप होता था ढाक, बॉटनिकल नेम है उसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसके फूलों को पीसकर गुलाल बनाई जाती थी, तो इससे रंजक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको किस में मिलते हैं? केवल इसके अंदर मिलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन। फिर दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट आता है सोलोनेसी। कुछ मेंबर्स यदि हम सोलोनेसी की बात करें तो देखिए एल्केलॉइड्स जो हैं वो आपको कहाँ से मिलने स्टार्ट होंगे? सोलोनेसी में और लिलिएसी में एल्केलॉइड्स मिल जाते हैं। जैसे धतूरे से स्ट्रिक्निन और कोल्चिसिन को प्राप्त करना हो तो लिलिएसी का मेंबर चाहिए। इसमें क्वेश्चंस ज़्यादातर इसी के बनते हैं, एग्जाम्पल्स के बनते हैं। सजावटी पादप कौन कौन से हैं, इसके अलावा कौन सा पादप कौन से समूह को बिलोंग करता है। तो सजावटी के अंदर आपको 3 नाम याद रखने, लिली लिलिएसी का, पिटूनिया सोलोनेसी का, और ल्यूपिन और स्वीट पी किसका आपके पास आ जाएगा? फैबेसी का। ये 3 समूह तो आपको वैसे याद रह जाती। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा नेम है उनके अंदर, जैसे जैस्मिन मतलब चमेली किस में आ जाती है? सोलोनेसी में आ जाती है। ठीक है, इसके पश्चात हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है उनसे भी बना सकते हैं, फ्रूट और सीड से भी, फल और बीज से भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने 3 नेम बोले आपको, आलू, मटर और मैंने बोला मटर, पिटूनिया, या टमाटर ले लो, चलो कोई नहीं, पिटूनिया आपने देखा नहीं है, तो मटर, टमाटर और सरसों, और चौथा ले लिया आपने मूली। कितने पादप ऐसे हैं, कौन से पादप में बीज भ्रूणपोषी होता है? तो आपने सरसों और मूली एक ही समूह के हैं, अभ्रूणपोषी। फिर आपके पास बच गया कौन? सोलोनेसी। सोलोनेसी का आ गया टमाटर भ्रूणपोषी, और फैबेसी का मटर अभ्रूणपोषी, तो सोलोनेसी एग्जाम्पल हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम उससे भी बना सकते हैं। मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा भी था कि यदि हम पानी से भीगे हुए चने के बीज का टेस्टा उतार दें, छिलका उतार दें, तो बची हुई संरचना को क्या कहेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, उसके लिए शब्द काम में लिया था एक पूर्ण परिपक्व भ्रूण। ठीक है, उसमें दोनों बीजपत्र और मुख्य अक्ष होता है। अब सपोज करो एक क्वेश्चन आपको पूछा इस तरीके का ही, उसी तरीके का वर्बली पूछ लेता हूं। ये आपके पास अगला कहता है कि ये एक भ्रूणीय अक्ष है, ये वाला एक भ्रूणीय अक्ष है, इसके यहाँ पे अपन ने क्रॉस मार दिया, इसको बोल दिया अक्ष। मतलब ये क्वेश्चन है आपके पास भ्रूणीय अक्ष, और ये एक्स बिंदु, ठीक है जी, और आपको कहा कि एक्स बिंदु पर, ठीक है, एक्स बिंदु पर यदि बीजपत्र जुड़ते हों तो y और z क्रम से किसको प्रदर्शित करेंगे? तो यदि इस जगह पे आपके पास बीजपत्र जुड़ा है तो y तो हो गया बीज पत्रो परिक, इंग्लिश में बोलोगे तो एपिकोटाइल, और z की बात करोगे तो आप लोग इसके लिए बोल सकते हो बीज पत्रा
धार, इंग्लिश में बोलो तो हाइपोकोटाइल। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन ये हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले टर्न पे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। और याद रखना, हाँ, कल हम लोग बात करेंगे आपके मॉड्यूल की, क्योंकि हमारा यूनिट का कार्यक्रम पूरा हो चुका है, इसलिए आप कल मॉड्यूल तैयार रखें। हम कल मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। उसके बाद बचे हुए टाइम में जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस और दूंगा। हैव ए नाइस डे। लगे रहो। थैंक यू।